अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तोकीर वॉइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूँ हालात हाजरा की वीडियो के साथ। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर आपको तरबीती हालात हाजरा, तालीमी, सियासी और कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें कोई इंटरेस्टिंग बात हो उसके मुतल्लिक आपको यहाँ वीडियोस मिलती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक जो करंट अफेयर में सबसे एक गंभीर और मखदूश सूरत हाल चल रही है वो है गज़ा की। तो आज मैं आपको अपने इस टॉपिक के अंदर कुछ अपनी बातें गज़ा के मुतल्लिक और गज़ा की कुछ तारीख, गज़ा और इसराइल के कितने दरमियान हमले हो चुके हैं उसकी तारीख, और उसके अलावा हम बाहिस्सियत मुसलमान इस गज़ा की जंग में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके मुतल्लिक आप लोगों को आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमन शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त गज़ा पर इसराइल ने हमला किया हुआ है और यह हमला इस कदर शदीद है कि वहाँ पर नस्लें मिटाई जा रही हैं, और इसी हमले से हमें आलमी मुनाफकत का भी ड्रामा देखने को मिलता है। यूक्रेन पर रशिया हमला करता है तो अमेरिका और यूरोप की चीखें आसमान तक पहुंची होती हैं। उन्होंने अपना वावेला मचाकर आसमान को सर पे उठाया होता है। लेकिन यही जब इसराइल गज़ा पे हमला करता है, अब वहां पर भी बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, लोग आदमी मर रहे हैं। लेकिन वही जो बाइडन जो अमेरिका का सदर है, बजाय के गज़ा के साथ खड़े होने के वो इसराइल को यह बावर करवाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, इसराइल का दौरा करता है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को लाजमन शेयर करना चाहूंगा कि अक्सर हम लोगों को लगता है कि इसराइल और अमेरिका दोस्त हैं, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अमेरिका इसराइल का गुलाम है। उसकी सिंपल सी वजह है मईशत, इकोनॉमी। अमेरिका की तमाम इकोनॉमी यहूदियों के सर पे है। अगर आज अमेरिका यहूदियों के साथ कोई ताल्लुक खराब करने की कोशिश करता है या उनके साथ खड़ा नहीं होता, तो अगर वो सारे उनके बिजनेसमैन यहूदी या जो यहूदी उसकी इकोनॉमी संभाले हुए हैं वो अपना वहाँ से सेटअप रोल बैक कर लें, तो अमेरिका की मईशत धड़ाम से नीचे गिर सकती है और वो दिवालिया हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी छोटा सा इसराइल का इशू हो, कोई और साथ दे ना दे, अमेरिका फौरन और उसी वक्त रिएक्शन देता है। तो इससे पता लगता है कि अमेरिका दोस्त नहीं है, एक गुलाम है इसराइल का, क्योंकि दोस्ती में कुछ ना कुछ तो और ताल्लुक होते हैं, गुलामी में हर बात पर जी हजूरी होती है। बहरहाल चलते हैं फलस्तीन की तारीख और इसराइल की तारीख। इस पर ऑलरेडी मेरी इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और जब रशिया और यूक्रेन की जंग हुई तो यूक्रेन का भी थोड़ी सी तारीख और उनका जो इशू था वो भी आपको मेरे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को बात करने जा रहा हूँ गज़ा की। गज़ा द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड पॉपुलेटेड ओपन एयर प्रिजन। हाँ जी, ये मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च करें, यही लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सामने गज़ा लिखा हुआ नजर आएगा। यानी कि दुनिया की ऐसी बड़ी जेल जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, और ऐसी बड़ी जेल पूरी दुनिया में आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और उसमें तमाम वो लोग कैद किए गए हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है। अगर कसूर है तो सिर्फ यही है कि वो मुसलमान हैं। बहरहाल वहां पर इस दौरे जदीद में भी ऐसे ऐसे जुल्म किए जाते हैं। वहाँ पर भी इस दौरे जदीद में उनके जो रहने के हालात हैं वो इस कदर बुरे हैं कि आज इंसानियत के लिए अगर सबसे बड़ी कोई जलालत का मकाम है तो वो गज़ा बनता है। फ़लस्तीन का ये शहर है और फ़लस्तीन का ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, लेकिन बदबख्ती से ये ऐसा शहर है जिसकी अपने मुल्क के साथ सरहद ही नहीं मिलती। यानी कि गज़ा के अगर आप जोग्राफी, अगर आप गज़ा का महल वकूअ देखें तो उसके 3 अतराफ में, यानी कि एक अतराफ में इसराइल, एक तरफ में मिस्र और एक तरफ पर मेडिटेरियन सी है। यानी कि उसके अलावा उसकी अपनी थोड़ी सी भी, कोई मामूली सी भी सरहद अपने ही मुल्क फ़लस्तीन से नहीं मिलती। इसराइल के साथ उसका 51 किलोमीटर का बॉर्डर है
और 11 किलोमीटर का बॉर्डर मिस्र से मिलता है। इसराइल की तरफ से भी वो मुकम्मल तौर पर सील है इलाका, और मिस्र की तरफ से भी मुकम्मल सील है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ओपन एयर रीजन, यानी कि इसका कहीं भी आमदोरफ्त के अपने हिसाब से नहीं है। अगर वो मजबूर है तो इसराइल के हाथों मजबूर है, वहीं से ही तिजारत होती है, वहीं से ही आना जाना होता है। मिस्र की तरफ से बॉर्डर बिल्कुल सील है। हाँ जी, मिस्र जो कि इस्लामी मुल्क है उसकी तरफ से बॉर्डर बिल्कुल सील है। बहरहाल अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो 15 कबल मसीह दुनिया के इस खास तौर पर इस खित्ते के 5 बड़े शहर थे। वो 5 बड़े शहर कौन से थे? एक था गाथ, एक था एक्रोन, एक था अशदोद, एक था अश्कलोन, और 5वां नाम उसमें गजा का आता है। मिस्री, रूमी और मुसलमान हुकूमत करते रहे। गजा वो पहला शहर था जिसको खिलाफत राशिदा के दौर में फतह किया गया। उसके बाद मुसलमानों से हुकूमत मुसलमानों की चलती रही कुछ अरसे तक, जैसे कि आप जानते हैं सलीबी जंगें हुई, ईसाइयों की हुकूमत चलती रही। इसकी सारी तारीख आपको मेरी उस वीडियो में मिल सकती है। और वहाँ से फिर मुसलमानों से खिलाफत उस्मानिया तक आई, और खिलाफत उस्मानिया से वर्ल्ड वार 1 के बाद गजा की हुकूमत बरतानिया यानी कि इंग्लैंड के हाथों आई। और फिर उसके बाद जब वर्ल्ड वार 1 के बाद क्या हुआ, यहाँ से पूरी दुनिया से यहूदी इस इलाके में फ़लस्तीन के खित्ते में आना शुरू हुए, इकट्ठा होना शुरू हुए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने इस खित्ते पे कब्ज़ा किया। अब जो फ़लस्तीन का इलाका था, जब वो गज़ा का इलाका वो सिमट के छोटा हो गया, और इसराइल का इलाका बहुत बड़ा हो गया, जिसमें आप मैप में देख सकते हैं। इसराइल अरब वार जब होती है, इसकी तारीख मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उस वीडियो में। अरब इसराइल वार भी होती है जिसमें अरबियों को नुकसान ही होता है, अपने कुछ इलाके यहूदियों के हवाले करने पड़ते हैं। उस वार के बाद गजा पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। ये कब्जा चलता रहा। कुछ अरसे बाद इसराइल ने वो इलाका, जो गजा स्ट्रिप है, जो छोटा सा एक इलाका है जो अपने मुल्क से भी इसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उसको फ़लस्तीनियों के हाथ में ही वापस कर दिया। और फ़लस्तीन के हालात अपनी तरफ, गजा के हालात थोड़े से इसलिए मखदूश रहे, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के ही 2 गिरोह थे, हमास और फतह। ये आपस में वहाँ गजा की हुकूमत के लड़ते रहे, जिसकी वजह से मुसलमानों की वजह से वहाँ पर मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुँचा, क्योंकि एक ग्रुप थोड़ा सा इसराइल हामी था और एक ग्रुप मुकम्मल तौर पर उसका मुखालफ था। इसलिए जैसे ही इलेक्शन में हमास की फतह होती है, उसके बाद मिस्र और इसराइल गजा से बिल्कुल ही बंदिश यानी कि बिल्कुल ही नाता तोड़ लेते हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक गजा पर जो अथॉरिटी हुकूमत कर रही है उसका नाम है फ़लस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी, और हुकूमत किसकी है? हमास की। बहरहाल इस ओपन एयर प्रिजन की आबादी की बात करें तो इसकी आबादी का कुछ हिस्सा तो वो लोग हैं जो वहाँ के मकामी रहायशी हैं, लेकिन इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो लोग भी आबाद हैं जिन्हें मुहाजिरीन यानी कि वो लोग जो फ़लस्तीन से माइग्रेट होकर, फ़लस्तीन का कौन सा हिस्सा जहाँ पर अब इसराइल है उससे माइग्रेट होकर यहाँ पर आए। अरब इसराइल वार जब हुई थी वहाँ तब कुछ लोग यहाँ पर माइग्रेट हुए, इसलिए इसके अंदर कई मुहाजिरीन कैंप आबाद हैं। और हम अक्सर सुनते हैं कि जैसे ही गजा पर हमला इसराइल करता है तो उसका सबसे पहला और सबसे मेन टारगेट वही मुहाजिरीन यानी कि रेफ्यूजी कैंप होते हैं जिस पर वो हमला करता है। अब बात करते हैं कि वो जो लोग माइग्रेट होकर आए, अब उसमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जहाँ पर जैसे इसराइल है बेसिकली वो फ़लस्तीन का इलाका था, कुछ लोग तो ऐसे जिन्होंने अपनी ज़मीनें खुद बेची, और जब वो खुद ज़मीनें बेची तो जब यहूदियों का कब्जा वहाँ पर होल्ड हो गया तो उन्होंने वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें हथिया ली गई, क्योंकि वहाँ पर इसराइल बन चुका था। इसराइल बनने के बाद वहाँ पर यहूदी आबाद थे, तो वहाँ के जो लोकल मकामी रहायशी थे उनको मार कर भगा दिया गया, और वो आते हैं माइग्रेट करते हैं कहाँ भला? गजा के इलाके में। इसलिए गजा की आबादी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उन मुहाजिरीन का भी है। बहरहाल आज जो गजा पर इसराइल का हमला हुआ है ये कोई नया नहीं है। इसराइल कब से गजा पर हमला कर रहा है, इसका मेन जो मोटो होता है, जो मेन इसके पीछे वो ड्रामा क्रिएट करता है, वो यही करता है कि मुहाजिरीन कैंप्स में कई लोग ऐसे रह रहे हैं जो हमारे यानी कि इसराइल यहूदियों के खिलाफ है, वो हम पर अटैक करते हैं रॉकेट से, और उसके बाद उसके जवाब में हम पूरे गजा को मट्टी बना देते हैं।
सबसे पहला हमला 1987 में गजा पर किया गया, जिसमें कई फ़लस्तीनी, कई गजा के लोग शहीद हुए। जब सीज फायर हुआ तो उस वक्त का इस्राएली वजीर आज़म वो ये बयान देता है कि आई वुड लाइक गजा टू सिंक इनटू दी सी बट दैट वॉन्ट हैपन एंड ए सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड। यानी कि वो अपने ख्यालात का इजहार करता है कि मैं तो इस गजा को समंदर में डुबोना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दुनिया मिलकर कोई ना कोई इसके बारे में सोल्यूशन निकाल लेगी। यानी कि ये इस कदर एक घटिया किस्म के किरदार थे उस लाखों की आबादी के बारे में जिनको वो इंसान समझने को भी तैयार नहीं है। बहरहाल फिर दूसरा हमला 2000 में होता है और 2008 से 2009 तक बाकायदा गजा की 22 दिन तक जंग भी इसराइल के साथ चलती रहती है, जिसमें हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद होते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 13 इसराइली मारे जाते हैं। और 2014 में फिर गजा जंग शुरू होती है और फिर सीज फायर होता है। यानी कि ये जो इसराइल जो ये ड्रामा कर रहा है ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी कई बार कर चुका है। फिर कुछ सीज फायर होती है और सीज फायर के बाद भी वो लोग, इनके घरों पर बम्बों का अटैक होता है, इनको फौजी आकर रौंद देते हैं, वो बेचारे कुछ वक्त के लिए खुद को फिर स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। स्टेबल होने से पहले ही फिर दोबारा से इसराइल कोई ना कोई बहाना बनाकर गजा के लोगों पर हमला कर देता है। इसलिए ओपन एयर प्रिजन, जिसमें जिंदगी, जिसमें इंसानियत के लिए एक बाइस से शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं। बहरहाल 2018-19 में गजा में एक बहुत अच्छे तरीके से पुरअमन एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाता है, जिसको बाकायदा मगरबी दुनिया भी बहुत अच्छे व्यू से देखती है। कि होता क्या है, होता यह है कि हर जुम्मे की नमाज के बाद इसराइल के साथ जो गजा का बॉर्डर होता है वहाँ पर मुहाजिरीन इकट्ठे होते थे और प्रोटेस्ट करते थे और मुतालबा करते थे कि हमें जिन ज़मीनों से निकाला गया हमें वहाँ पर वापस आबाद किया जाए, हमारे वो इलाके, हमारी वो ज़मीनें वापस किए जाए। ये पुरअमन एहतजाज जो बाकायदा दुनिया पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रहा होता है और लोग कहते हैं कि अब गजा वालों ने बजाय तखरीबकारी से एक तामीरी तरीके से एहतजाज कर रहे हैं और इस पर लाजमन इसराइल को होल्ड करना चाहिए। लेकिन उसी दौरान जब इसराइल देखता है कि इस पर लोग अब मुतवज्जो हो रहे हैं तो वो एक ड्रामा क्रिएट करता है। वो ड्रामा क्या क्रिएट करता है? ड्रामा क्रिएट ये करता है जिस दिन वो एहतजाज हो रहा होता है उस दिन वो ये इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि एहतजाज वालों की तरफ से हमारे फौजियों पे हमला हुआ है और इस हमले के जवाब में इसराइल उस पूरे एहतजाज पर फायरिंग करता है और बम्बारमेंट करता है, जिसकी वजह से तकरीबन 223 फ़लस्तीनी मौके पर ही जाँ बहक यानी कि शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये पुरअमन एहतजाज का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। इस पुरअमन एहतजाज को पूरी दुनिया अपनी तरफ तवज्जो कर चुकी थी, तो इसलिए जब दुनिया में इस बात पर एक सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर जब एहतजाज मुनक़्क़द किया जाता है, जब लोग इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, तो यूएनओ खड़ा होता है और कहता है कि मैं इसके बारे में तहकीक करवाता हूँ। जब वो तहकीक करवाता है तो वाकई ही उसकी तहकीक में आज भी रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो वाज़ह कहते हैं कि इसमें इसराइल ने ज़्यादती किया और बिला वजह फायरिंग करके इतने फ़लस्तीनियों को शहीद किया। लेकिन बेबसी देखें, दुनिया की एक तंजीम जिसमें दुनिया के सारे ममालिक शामिल हैं, उसकी बेबसी चेक करें। उसकी जो रिपोर्ट पब्लिश होती है लेकिन वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े मुनाफिक ममालिक, वो भी इस पर कुछ भी इसराइल को सजनश नहीं कर सकते। वो ममालिक बेशक दूसरे हों या इस्लामी हों, सब इसमें बराबर के जिम्मेवार हैं। अब जैसे कि हमें पता है इसराइल ने फिर गजा पर हमले शुरू किए हुए हैं। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें, मर्द शहीद हो चुके हैं। कितने इलाकों को बम्बारमेंट कर कर तबाह कर दिया गया है। और इस दौरान अब अगर थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू देखें, जो पहले हो गया वो हो गया, हम भूल गए, ठीक है। अब क्या हमारे सामने चल रहा है तो हमें आलमी मुनाफ़क़त अरूज पे दिखाई देती है। हम गौर करें तो हमें नजर आता है कि आलमी मुनाफ़क़त में यूक्रेन पर हमला करता है रशिया, तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज तो मिलकर ऐसे शो करवाते हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है,
लेकिन जब गजा पर इसराइल हमला करता है तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि इसराइल पर ही जुल्म हो रहा है। इससे बड़ी और ज्यादती की बात क्या हो सकती है। चलिए ये तो गैर है, इनको छोड़े। अब चलते हैं हम अपने मुसलमानों की तरफ। सबसे कमजोर तरीन एहतजाज हमारे यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है और वो क्या है जी कि इस चीज पर बाइकआउट कर दो। मतलब हम भी उसी आलमी मुनाफकत में रंगे हुए हैं। किस किस चीज का बाइकआउट करना है? जिस चीज की रिप्लेसमेंट मौजूद है। अच्छा, जिस चीज की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, नहीं उसका बाइकआउट नहीं करना। तो ये मुनाफकत नहीं तो क्या है? आप इसे क्या कहेंगे? अच्छा जी, जिस चीज को रिप्लेस करना है हमारी प्रोडक्ट्स को, उनके रेट्स आज के और उनके रेट्स 2 महीने पहले के चेक कर लें, तो क्या ये मुनाफकत नहीं तो क्या है? अच्छा जी, बाइकआउट करें, मैं खुद भी करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि हमारे क्या अगर बाइकआउट से फर्क पड़ता तो हमने आज तक जितनी बार बाइकआउट किया है गजा पर तो कभी इसराइल को हमला करने का सोचना भी नहीं चाहिए था। तो इट मीन्स डैट उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज से फर्क पड़ सकता था। वो फर्क क्या है? वो हमारे इस्लामी कंट्रीज, अमीर तरीन इस्लामी कंट्रीज के अमीर तरीन लोग जिन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के बैंकों में, यूरोप के बैंकों में यहूदियों के हाथों में दी हुई है, अगर वो अपना पैसा निकाल लेते तो फिर लाजमन इसराइल को फर्क पड़ता। यानी कि हमारे जो बड़े हैं वो एहतजाज नहीं करना चाहते, वो हमें इस तरफ मोड़ते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों का एहतजाज करो ताकि हम लोग समझते रहें कि हमने गजा के साथ देने की कोशिश की है। लेकिन यकीन करें ये कोई कोशिश नहीं है, ये कोई कोशिश नहीं है। अगर कोशिश थोड़ी सी भी की होती तो हमें वाज़ेह तौर पर कुछ तो रिजल्ट मिलता, कुछ तो इसराइलियों के जुल्म कम होते दिखाई देते, लेकिन ऐसा कभी आपने होते हुए देखा नहीं है। बल्कि दिन ब दिन उनके जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन शहीद होने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन यतीम होने वाले बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बेवा होने वाली औरतें बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन घर उजड़ रहे हैं। लेकिन हम मुसलमानों को, हमारे मुसलमान जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको इससे किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। आज भी वो वैसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट उनके हवाले करके, उन यहूदियों के हवाले करके अपने हिस्से का बिजनेस शेयर लेकर गजा पर बमबारी करवाने के सबसे पहले जिम्मेदार बनते हैं। देखें जी, मैं यहां पर एक बात बता दूं आपको कि गजा स्ट्रिप छोटा सा इलाका है स्ट्रिप की शक्ल में। अगर इसमें थोड़ा सा गौर किया जाए तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये सिर्फ आलमी ताकतों ने अपने एक महाज बनाया हुआ है ताकि जब चाहें मशरिक़ वुस्ता में जहाँ पर बेचैनी लाकर अपना कब्जा, अपनी हुकूमत कंट्रोल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब